इस सभागार में उपस्थित हमारे मध्य इस महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य, सम्मानित डॉक्टर सुनील पांडे जी, हमारे अभिन्न मित्र वाणिज्य संकाय की पूरी देखरेख जो कर रहे हैं इस महाविद्यालय में, ऐसे हमारे डॉक्टर रामदरस जी, अभी जिन्होंने हम सभी का परिचय दिया, मैं क्षमा के साथ क्योंकि मैं आपके नाम से परिचित नहीं हूँ, डॉक्टर आदित्य जी और मेरे मित्र, मेरे सखा और उससे भी ऊपर मेरे बड़े भाई डॉक्टर दिनेश प्रसाद सर, जिनके साथ मैं कार्य करता हूँ और जिनके परम सानिध्य में रहकर बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ, निरंतर सीखता हूँ। और आपके व्यक्तित्व के इतने गुण हैं, इतने कौशल हैं, मैं क्षमा के साथ क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय रामदरस जी, मैं जानता हूँ कि सर्वप्रथम तो मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं क्षमा का पात्र इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं अपने तय समय से काफ़ी विलंब से आया हूँ और यह विलंब भी मैं समझता हूँ कि आप सभी को इसके लिए इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं जितनी भी क्षमा मांगूँ वो कम है, क्योंकि आज के युग में किसी का समय खराब करना, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अपराध है जो आप कर सकते हैं, और मैंने आपका समय खराब किया है, इसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ आपसे। और जैसा मैं कह रहा था कि डॉक्टर दिनेश सर के बारे में वास्तविक रूप में आपने बहुत सारी प्रेरणादायी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के और रामकृष्ण परमहंस तक आपने बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे और वो कितने बड़े लेखक बने। वो सारी चीजें हम लोग सुनते हैं, किंतु हम सभी को यह सौभाग्य नहीं मिल पाया कि हम ऐसे पुरुषों से कभी फेस टू फेस मिल पाते। अब मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं कोई अतिशयोक्ति कह रहा हूं, किंतु आज हमारे बीच जो डॉक्टर दिनेश प्रसाद जी हैं वो ऐसे ही एक महापुरुष हैं। यदि आज हम थोड़ा समय से आ गए होते, क्योंकि विलंब हो चुका है, बहुत समय मैं भी नहीं लूंगा आपका, अगर हम समय से आ गए होते तो आज मैं सोच के आया था कि आज आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप खुद भी अपने मुखारबिंदु से कुछ बता सकें कि आप किन परिस्थितियों से निकले और फिर किस स्थान तक पहुंचे हैं। मैं तो जब भी इस बारे में बात करता हूं मेरी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब आपको पता चलेगा तो मैं इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि आपकी आंखें भी भर आएंगी जब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर दिनेश जी किन परिस्थितियों से निकल करके, कैसे परिवेश से निकल करके आए, और फिर उन्होंने कैसे अपने लिए इस, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में कटिंग एज कंपटीशन या कट थ्रोट कंपटीशन की जो दुनिया है, गला काट प्रतियोगिता, वहां पर इन्होंने कैसे अपने लिए स्थान बनाया। मैं चाहूंगा भले ही 5 या 10 मिनट ही सही, लेकिन उसके बारे में सर जरूर बताएं, ताकि हमारे जो नन्हे मुन्ने विद्यार्थी, नन्हे मुन्ने तो नहीं कहूंगा, उससे काफी बड़े हैं, लेकिन हमारे लिए नन्हे मुन्ने हैं, एक बार हम अध्यापक हो गए तो हमारे लिए सब नन्हे ही मुन्ने हैं। तो ऐसे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको निसंदेह मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा कि अपने भविष्य को अगर सुदृढ़ करना है, आज का मेरा विषय भी कुछ भविष्य से ही रिलेटेड है, सुदृढ़ भविष्य। तो सुदृढ़ भविष्य को बनाने के लिए हम तो बात करेंगे निवेश संबंधी निर्णयों की, क्योंकि वाणिज्य के विद्यार्थी हैं तो इसलिए निवेश के बारे में ही आपको बताएंगे, किंतु सिर्फ निवेश ही सब कुछ नहीं है। निवेश करने के लिए भी पहले मुद्रा चाहिए, और मुद्रा प्राप्त करने के लिए आपको पहले एक प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित करना पड़ेगा, और वो प्रभावशाली व्यक्तित्व आप तभी विकसित कर पाएंगे जब आपके पास सही मायने में ऐसे लोगों के उदाहरण होंगे जिन्होंने अपने पौरुष के माध्यम से अपने लिए इस कठिन समाज में स्थान बनाया है। और ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर दिनेश सर। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सर के लिए।
और साथ में ये भी अनुरोध करूंगा कि कुछ अपने बारे में जरूर, जब अपना वक्तव्य दें तो जरूर अपने बारे में कुछ चीजें बताएं। बताने को मैं भी बता सकता हूं, किंतु मैं शायद उतने प्रभावशाली तरीके से ना बता पाऊं। आपने उन चीजों को देखा है, उन परिस्थितियों को, तो मैं समझता हूं कि यदि आप बताएंगे तो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी होगा। अब आते हैं हमारे आज के विषय पर, बहुत समय नहीं लेंगे। अच्छा, बहुत क्षमा के साथ एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा विलंब भी हो गया है, इसी वजह से कुछ चीजें मेरे दिमाग से बाहर आ रही हैं। हमारे महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ कि आपने अपना समय दिया हमारे जैसे व्यक्ति को सुनने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका, प्रिय विद्यार्थी हमारे। अब जो हमारा विषय है आज का, जिसके बारे में आपने पहले भी देखा है कि समृद्ध भविष्य के निर्माण में निवेश निर्णयन किस तरीके से हमारी सहायता कर सकता है। अब मित्रों, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने वाणिज्य विषय के विद्यार्थी हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कई स्ट्रीम्स के होंगे, कुछ आर्ट्स के भी होंगे, कुछ साइंस के भी होंगे। तो हर एक व्यक्ति तो वाणिज्य के या कॉमर्स के या फाइनेंस इन पर्टिकुलर, वित्त जिसको कहते हैं, वित्त के जो गूढ़ ज्ञान है वित्त का, उसको तो शायद आप नहीं जानते होंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं बहुत सरल भाषा में, मैंने जो एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष बनाने का प्रयत्न किया, वो बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि आज के समय में हम सभी रोजगार के लिए परेशान हैं। अभी हाल ही में हमने देखा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में कितनी बड़ी त्रासदी हुई है ना। एक चुने हुए निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा, किंतु उसके पीछे का जो मूल कारण है वो यही रोजगार की समस्या है। वो एसेंशियली एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट थी, और वो इतने बड़े स्तर तक पहुंच गई कि स्थिति काफी बिगड़ गई। हमारे देश में हम जानते हैं कि जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में है, और भले ही कटु सही, लेकिन यह सत्य है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हम प्रयत्न करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम प्रयत्न करना छोड़ दें, हम प्रयत्न अवश्य करें। जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी एबिलिटी है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करें, और यह हमेशा प्रयत्नशील रहें कि अच्छे से अच्छी क्लास ए, क्लास बी की नौकरी, सरकारी नौकरी पाने का प्रयत्न अवश्य करें। किंतु बहुत आवश्यक ये है आज के समय में, जो मैंने शुरू में एक शब्द यूज किया, गला काट प्रतियोगिता। इस गला काट प्रतियोगिता के युग में बैकअप प्लान, आप समझते होंगे ये शब्द, एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं अगर वहां नहीं पहुंच पाया जहां के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो फिर मैं करूंगा क्या। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखिए, कई ऐसी फिल्में भी अब आ चुकी हैं, आप सभी देखते होंगे, और कई ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण समाज में मिल जाएंगे जिन्होंने पूरा जीवन यूपीएससी की तैयारी में खपा दिया, अंततोगत्वा यूपीएससी नहीं निकल पाया, सिविल सर्विस नहीं निकल पाई उनसे, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन से शुरुआत करते करते डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच गए। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप सभी के जीवन में इस तरीके का कोई पल या इस तरीके की कोई घड़ी आपके जीवन में आए। इसीलिए थोड़ा सा आपको जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन, उससे निकाल करके थोड़ा सा हम आपसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के बारे में आज बात करना चाहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग भी आपकी है, आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग पढ़ाते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, या माता पिता से पैसे पाते होंगे, या रिश्तेदारों से पैसे पाते होंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत भी आपको मिलता है, आप उस थोड़े बहुत पैसे का किस तरीके से सही उपयोग जाने। उपयोग सिर्फ H&M या ज़ारा लड़कियां बेहतर समझती होंगी, इनके कपड़े खरीद लेना नहीं है। लड़के भी समझते होंगे, ऐसी बात नहीं, आजकल लड़के भी बहुत लड़कियों से कई मामलों में आगे निकल रहे हैं। अब फैशन ट्रेंड्स की जब बात करते हैं, तो सिर्फ बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहन लेना या महंगे से महंगी व्यवस्थाएं और चीजें डेवलप कर लेना अपने लिए करना चाहिए, किंतु यह सोचते हुए कि यदि भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उपज गई जिसका उत्तर हमारे पास न हुआ, तो कम से कम हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। क्योंकि इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा कष्ट क्या है? किसी के सामने हाथ फैलाना। जरूरत के समय, जब आप जरूरत के समय किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि आप उस व्यक्ति से कितने छोटे हैं, और आप जीवन भर
भले ही आप कर्जा चुका भी दें, लेकिन आप जीवन भर उस व्यक्ति से कभी आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया दैट द पर्सन फ्रॉम हुम यू हैव बोरोड मनी इज ऑन अ हायर लेवल देन यू। वो आपसे ऊपर ही है और ऊपर ही रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में भी आप अभी से निवेश के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करें। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बस जल्दी से आ रहे हैं प्रेजेंटेशन पर, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि फुल टाइम स्टॉक ब्रोकिंग का ही काम करते हैं आज की तारीख में। उनका कोई काम ही नहीं है, वो सुबह नहा धो करके शेयर मार्केट के सामने बैठ जाते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के सामने बैठ जाते हैं, शाम तक उनका कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है, किसी दिन 10,000 का फायदा भी होता है, 20,000 का फायदा भी होता है, किसी दिन 2-4 हजार 5 हजार का 10,000 का नुकसान भी होता है। किंतु अंततोगत्वा अगर वो उस काम को एज अ प्रोफेशन, एज अ जॉब इफ दे आर कैरिंग इट आउट, इट मीन्स दैट समवेयर डाउन द लाइन दे आर अर्निंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट वर्क। इसका मतलब कि वो उस कार्य में से एक अच्छी धनराशि अर्जित कर पा रहे हैं, तभी वो उस काम को कर रहे हैं और फुल टाइम। और इस दुनिया में मैं तो खुद नौकरी करता हूं, लेकिन नौकरी शब्द में ही नौकर है। तो आप नौकरी कर रहे हो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कहलाओगे नौकरी, है ना। सरकारी नौकर, ठीक है, सरकार के ही नौकर से ही, उसमें भी हम लोग बड़ी शान समझते हैं अपनी, लेकिन हैं तो नौकर ना। तो अगर बहुत कौशल आपके अंदर है, बहुत स्किल आप में है, बहुत ज्ञान आप में है, तो उस ज्ञान और कौशल का उपयोग अपने लिए करिए ना, अपने विकास के लिए करिए। क्यों हम किसी के प्रति जवाबदेही रखें? Why we should have accountability towards anyone? Why we cannot become self-sufficient? Why we cannot become self-dependent? Why we cannot be the master of our lives? हम क्यों नहीं बन सकते अपने जीवन के डिसीजन मेकर? तो इसके लिए जरूरी क्या है? अगर अपने लाइफ का डिसीजन मेकर बनना है तो आपकी जेब में होना चाहिए पैसा। हम बार बार इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की जब बात होती है, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आते हैं, क्लास में भी हम विद्यार्थियों को बताते हैं, राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ऐसे बहुत सारे विषय उसके अंदर, लोक प्रशासन हो गया। किंतु सामाजिक विज्ञान का एक विषय जो है वो इन सब पे भारी है, और वो विषय है अर्थशास्त्र। सामाजिक, हम कॉमर्स तो हमारा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है पूर्णतः, लेकिन अर्थशास्त्र है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अर्थशास्त्र ही वो धुरी है, अर्थशास्त्र ही वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द पूरा सामाजिक विज्ञान घूमता है। अगर अर्थशास्त्र नहीं है तो फिर किसी विषय की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब आप कुछ जो हमारे दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं या दार्शनिक लोग हैं, वो तो कहेंगे कि नहीं, हम तो इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन ठीक है, सबके अलग अलग विचारधारा, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सबका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा जो अपना छोटा सा अनुभव है जीवन का, वो यही कहता है कि सब कुछ घूमता अर्थशास्त्र के ही इर्द गिर्द है। अगर आपका अर्थशास्त्र, अर्थतंत्र सही है तो समाज में इज्जत मिलेगी, और अगर नहीं है तो एक निश्चित समय के बाद आपको समाज में अपनी गिरती इज्जत में गिरावट महसूस होगी। दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे अपने घरों में भी अगर आप देखें, किसी परिवार में, मैं तो महसूस किया है मैंने कई जगहों पर, अगर 4 भाई भी हैं किसी खानदान में, जब चारों भाई किसी इवेंट के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए जुटते हैं, तो अगर उसमें से 3 भाई जो है वो समृद्ध परिवारों के हैं, तो आप देखिए वो तीनों आपस में गुट बना करके बैठते हैं, और जो गरीब भाई होता है उसको किनारे लगा देते हैं। यही समाज है हमारे आज का। हम थ्योरेटिकल बात करने आए ही नहीं है आपके बीच में कि आपको सैद्धांतिक बात बताएं। सैद्धांतिक बातें आप किताबों में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, वो सब आपको पता चल जाएगी। मैं तो आपको प्रैक्टिकल और घोर प्रैक्टिकल बात बताने आया हूं, चाहे कितनी भी कड़वी लगे। तो घरों की, दिस हैज बिकम द न्यू फैमिली स्ट्रक्चर, दिस हैज बिकम द न्यू फैमिली नॉर्म। आई नो इट इज शेमफुल फॉर आवर सोसाइटी, बट दिस इज स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस इज क्रीपिंग इन टू आवर सोसाइटी एंड वी आर कंप्लीटली हेल्पलेस। तो कम से कम हमारे साथ ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी यह है कि यंग एज से ही हम लोग निवेश संबंधी निर्णय करना शुरू करें, जिससे कि इनकम की, जब हम लोग बात करते हैं आय की, 2 प्रकार की आय होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो है जो आपको अपने
प्रोफेशन अपने एम्प्लॉयमेंट से प्राप्त होती है डायरेक्ट, और पैसिव इनकम वो है जो आपको बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के मिलती है, जिस कार्य में आपको प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है, अगर उसमें से भी आप पैसा जनरेट कर रहे हो तो दैट इज पैसिव इनकम। और भविष्य में बड़ा बनने के लिए, भविष्य को पूर्णतः सुदृढ़ करने के लिए बहुत आवश्यक है आज के समय में पैसिव इनकम का रास्ता डेवलप करना। एक्टिव इनकम तो मिलेगी ही आपको, जहां भी आप एम्प्लॉयमेंट में रहोगे, प्रोफेशन में रहोगे, एक्टिव इनकम मिलेगी आपको, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन एक और कटु सत्य आपको बता दें, आज तक कोई एक्टिव इनकम के आधार पर धनवान नहीं बना है। सिर्फ वेतन और सैलरी के आधार पर अगर आप सोचते हो कि हम बहुत बड़ा आलीशान बंगलो बना लेंगे, बहुत बड़ा पेंट हाउस खरीद लेंगे, या बहुत बड़ा कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई रिसोर्स डेवलप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑल्टरनेट रूट्स ऑफ इनकम, कुछ ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप करिए पैसे कमाने की। तो आज हम मूलतः इसी विषय पर आपको कुछ उदाहरणों सहित आपसे पहले बात करेंगे और फिर आपको कुछ तरीके छोटे छोटे बताएंगे जो कि आप भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। बड़े लोगों की बात नहीं करेंगे, अपनी लिमिटेड इनकम के साथ कैसे आप एक जरिया बना सकते हैं कुछ पैसे अर्न करने का, ताकि आपके माता पिता भी कह सकें कि हमारे बच्चे ने वास्तव में कुछ पढ़ा है। एक बड़ा कटु सत्य ये है, हम तो कई बार अपने पीएचडी के विद्यार्थी, बस इस बात के बाद फिर हम सीधे आ रहे हैं उस पर, पीएचडी करने आते हैं हमारे यहाँ विद्यार्थी, मैं तो कई बार उनसे कह देता हूँ कि भाई तुमने बीकॉम किया, उसके बाद कायदे से तो किसी भी अच्छी जॉब के लिए ग्रेजुएशन इज द नॉर्म। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है देन यू आर एलिजिबल टू फिल फॉर एनी क्लास ए क्लास बी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, आप भर सकते हो, आप क्वालिफाई करो, आप ज्वाइन करो। लेकिन बीकॉम करते हैं, उसके बाद पहले एमकॉम करने आते हैं। जब एमकॉम करने आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम एमकॉम क्यों करना चाहते हो या पीजी क्यों करना चाहते हो, कोई जवाब नहीं, बस ऐसे ही सब घर वालों ने बोल दिया। सत्य को वहां भी नहीं बताते कि सत्य यह है कि मैं बेरोजगारों की श्रेणी में अपना नाम नहीं दर्ज कराना चाहता हूं, इसीलिए सोच रहा हूं कि एमकॉम कर लूं या एमए कर लूं, जिससे कम से कम अभी लोग मुझे कम से कम फॉर द टाइम बिंग तो बेरोजगार न कहें। और कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे सामने आती है जब पीएचडी करने आता है विद्यार्थी। उससे भी पूछो कि भाई पीएचडी क्यों करना चाहते हो, रिसर्च क्यों करना चाहते हो, बहुत अच्छा काम है, बहुत जरूरी है, देश के विकास, राष्ट्र के विकास के लिए शोध सबसे अनिवार्य है, उसके बगैर काम चलना ही नहीं है। लेकिन शोध में उन्हीं को होना चाहिए जो वास्तव में शोध करना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वास्तव में शोध करना चाहते हैं? फिर से वही है, बस माता पिता को धोखा दे दें, रिश्तेदारों को धोखा दे दें, कोई बेरोजगार न कहे हमको डायरेक्टली, बस ये कहे कि क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, 35 साल का हो गया, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, 40 साल का हो गया, बस पीएचडी जमा होने वाली है, तो टैग न लगे हमारे ऊपर। तो हम अपने सोसाइटल बंधनों से, सामाजिक बंधनों से इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि हमको बस कोई कुछ कहे ना। आजकल का तो समय यही हो गया है, कोई कुछ कह देता है तो मन पे चोट लग जाती है। तो हम प्रयास ये करते हैं मन को दुख न पहुंचे हमारे, इसके लिए हम एन प्रकारेण जो टेंजिबल काम है, जो वास्तविक काम है, वो नहीं करना चाहते, बस एक छद्म रचना चाहते हैं कि किस तरीके से समाज हमारे बारे में गलत न कहे। लेकिन ये छद्म, ये धोखा ज्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है, एक दिन इसको टूटना ही टूटना है, उतरना ही उतरना है। तो क्यों ना हम अपने लिए एक पैसिव इनकम का ऐसा रास्ता जनरेट करें जिससे कि जब तक हमको एम्प्लॉयमेंट न भी मिले तब तक कम से कम माता पिता से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, अपनी डेली नीड्स के लिए तो कम से कम पैसा ना मांगना पड़े। मना नहीं करेंगे माता पिता, किंतु कहीं ना कहीं मन में तो चोट लगेगी ना कि बच्चा आज हमारा 25 साल का हो रहा है, 26 साल का हो रहा है, अभी भी अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी ही इज फोल्डिंग हिज हैंड्स इन फ्रंट ऑफ मी, हाथ हमारे सामने फैला रहा है। तो ऐसी अवस्था आपके लिए ना आए, इसीलिए हम आपके लिए आज ये विषय लेकर के आए हैं। अब आप बताइए क्या विषय प्रासंगिक है या नहीं है आपके लिए? तो बहुत अल्प समय में, बहुत लंबा, वैसे तो करीब बोलना होता तो इस पर हम 2 घंटा सोच करके आए थे, बोल सकते थे, लेकिन आप बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपके सामने हम इस पे बात करेंगे। इसको सर अगर चला दिया जाए।
इसको बढ़ा जी बस। तो शुरुआत हम करेंगे एक बहुत छोटे से कोटेशन के साथ। आप इसको सभी, मैं उम्मीद करता हूं पीछे तक देख पा रहे होंगे विद्यार्थी हमारे। नहीं लिखना नहीं है सर, बस ऐसे ही। फेलियर इज एज प्रिडिक्टेबल एज सक्सेस बिकॉज इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर विच सेपरेट्स द विनर फ्रॉम द लूजर। तो हार जाना या नुकसान उठाना, देखिए अब हम आपको बात बताने जा रहे हैं निवेश की, और अभी मैंने आपके सामने एक उदाहरण से यह बताने का प्रयत्न किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि इन्वेस्टमेंट या निवेश वो चीज है जहां पर रोज नहीं जीतेंगे आप, किसी किसी दिन हारना भी पड़ेगा, और जब हार होगी तो कई बार बड़ी बुरी हार होगी। हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं तो कई बार यह बात होती है कि हार नहीं हुई, बड़ी बुरी हार हो गई। तो निवेश तो वो दुनिया है जहां पर बड़ी बुरी हार भी आपकी हो सकती है, लेकिन उसके भी रणनीतियां हैं। वो रणनीतियां अगर आप बना करके चलोगे तो आप अपनी हार के कभी जिस दिन भी हार होगी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हार होगी नहीं, हार फिर भी होगी, लेकिन जब भी हार होगी तो हार से होने वाला नुकसान कम होगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि हार भी हो तो छोटी हार हो, और जीत हो तो बड़ी जीत हो। और अगर जीत बड़ी होगी तो छोटी मोटी हार पर आपका ध्यान अपने आप जाना छूट जाएगा, आप ध्यान ही नहीं देंगे उसकी। यही हमको बात करनी है इसके ऊपर। तो क्या हमें डेवलप करने की आवश्यकता है? हमें विकसित करने की आवश्यकता है चरित्र की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। बहुत बार हमारे जीवन में टेस्ट ऑफ कैरेक्टर आता है ना। ये जो एग्जाम हम लोग देते हैं या इंटरनल एग्जाम देते हैं, ये तो छोटे मोटे टेस्ट है, कोई टेस्ट ही नहीं है। सबसे बड़ा टेस्ट तो होता है आपके कैरेक्टर का टेस्ट। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हो जिसमें कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेक और ब्रेक सिचुएशन, या तो बन जाओगे या यहीं से बर्बाद हो जाओगे। वो सिचुएशन सभी के लाइफ में आती है, और उस सिचुएशन में जो चीज आपको निकाल करके बाहर लाती है, दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर से मेरा आशय यह है कि किस तरीके से अपने मन को मजबूत बनाएं, किस तरीके से प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक दशा में यह सोच रखें कि अपने मन पर नियंत्रण रहे, मन न बहके। मन ऐसा ना हो जाए कि एक बड़ी छोटी सी बात किसी ने कही थी कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सा व्यक्ति जो है वो वास्तव में शालीन है, कौन सा व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, तो लोग कहते हैं कि ये देखो, जिस व्यक्ति का अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने अपने जिह्वा पर, अपने जबान पर नियंत्रण है, वही व्यक्ति शालीन है। हम लोग क्या करते हैं, प्रायः अपने से कमजोर, अपने से गरीब लोगों को देखकर और ज्यादा उसके सामने दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं और तुम कितने छोटे हो। प्रायः समाज में ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन ये कैरेक्टर के स्ट्रेंथ की नहीं, ये कैरेक्टर के कमजोरी की, कैरेक्टर के वीकनेस का लक्षण है कि आपको अपने से छोटे के सामने, अपने से छोटे को तो और मोटिवेट करना चाहिए। ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है। तो हम बहुत इसमें नहीं जाएंगे। ये कोट से हम शुरू कर रहे थे कि शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो चीजों से बचना चाहिए। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर डेवलप करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए मन से और दिल से, और दूसरी बात इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करिए। अब एक शब्द हमने यूज किया, ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट तो आप समझते होंगे जल्दी वाला, ग्रेटिफिकेशन मतलब बहुत सारी खुशी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी जो जल्दी से मिलने वाली खुशी होती है ना, वो ज्यादा समय टिकती नहीं है। और निवेश के परिप्रेक्ष्य में हमेशा इस चीज को दिमाग में रखा करिए, या जीवन में भी अपने इस चीज को दिमाग में रखा करिए हमेशा, कोई भी निर्णय लेते समय, कि अगर कोई काम आपको कुछ समय की खुशी, कुछ समय का लाभ दे रहा है, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। टिकेगा वही खुशी टिकेगी जिसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत की होगी। टिकेगी वही खुशी जिसके लिए आपने अपना खून पसीना बहाया होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमको डेवलप करने की आवश्यकता है। जब हम लोग निवेश की बात करते हैं तो कई बार हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है, और बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास जाते हैं तो यही पूछते हैं कि सर निवेश शुरू कब करें, क्या उम्र सही है। बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि पहले पैसा कमा लूं, जब पैसा आ जाएगा तब निवेश करूंगा। लेकिन अगर अभी ये चलता है तो हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिखाते हैं कि निवेश करने की सबसे सही उम्र होती है जो आपकी है। इसी एज से अगर आपने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दिया, तो मैं एक उदाहरण से अभी आपको दिखाऊंगा कि जब आप 25 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं और जब आप 40 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करते हैं, तो रिटायर होते समय, हमारे रिटायरमेंट की एज प्रायः 60 साल है,
तो 60 साल के होते होते अगर आप कितने पैसे के मालिक बन सकते हैं, जिसको कि हम लोग फाइनेंस की भाषा में कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या गणित में हम लोग जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो किस तरीके से हमको यंग एज में ही जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। सिर्फ रिस्क नहीं है, इसमें एक और शब्द अगर आप जोड़ दीजिए तो ये है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप किसी भी काम को करने में सिर्फ रिस्क उठाओगे तो आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी, दुख उठाना पड़ेगा, 10 में से 8 बार फेल हो गया। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के चलते हो तो आप 10 में से 8 बार फायदा कमाने की स्थिति में हो सकते हो। तो इसलिए जब भी शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में निवेश करने संबंधी विचार हम लोगों के मन में आए तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटना है, बल्कि यह जानना है, यह सीखना है कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तकनीकी चीजें भी हैं, लेकिन लाभ कमाने के लिए आप बहुत छोटे कदम उठा करके भी, बहुत छोटी स्टेप लेकर के भी आप पूंजी बाजार में निवेश करके डेली बेसिस पर ठीक ठाक रिटर्न कम, बहुत अच्छा या अच्छे का सपना आपको नहीं दिखाएंगे। अगर यही मेरी जगह कोई स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी से आया हुआ व्यक्ति होता तो वो आपको बहुत बड़ा सपना दिखाता है, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम तो सिर्फ आपको प्रेरित करने आए हैं। इसलिए, और मैं किसी कंपनी या किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो मैं तो सिर्फ आपको प्लेन जो मुद्दे की बात है बस वही बताऊंगा कि ठीक ठाक या एक जिसको कह सकते हैं कि एक मैनेजेबल लेवल का रिटर्न यू कैन अर्न ऑन अ डेली बेसिस which will be helpful not only in you sustaining your life but even in times of distress you will be there to help your family। आज भारत में अगर आप सोचो तो बहुसंख्यक लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे क्यों चले जाते हैं। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने पौरुष से गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं, लेकिन भारत में एक सर्वे के मुताबिक जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए लोग भी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, दैट इज मेडिकल एक्सपेंसेस। अचानक घर परिवार में कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग आ जाएगा जिसमें कि आपका सारा पैसा लग जाएगा और उसके बाद आप फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और फिर पता नहीं निकल पाएंगे या नहीं, उबर पाएंगे या नहीं। तो वो सिचुएशन से भी हम बच पाएं, उसके लिए भी हमको निवेश के बारे में विचार करना चाहिए। अब आप देखिए, ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक अजय और दूसरे विजय। नहीं, हम बात अगर कोई दिक्कत ना हो तो नीचे से ही करेंगे, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थियों का लेवल है हम उसी लेवल पे जब आके बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम ज्यादा कनेक्ट करते हैं। यहां से एक्सपर्ट बात करते हैं, तो हम एक्सपर्ट है ही नहीं, हम भी। और शेयर बाजार में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। जो ये कहे कि मैं शेयर बाजार को मैंने जीत लिया, मार्केट को कोई नहीं जीत सकता, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। वित्तीय बाजार या कैपिटल मार्केट के बारे में कभी बच्चों कुछ होता क्या है कि कुछ दिन प्रॉफिट क्या कमा लिया आपने तो उसके बाद अब मैं तो बॉस हूं बाजार का, मेरे हिसाब से मार्केट चलता है ना। इंग्लिश में कहते हैं आई कॉल द शॉट्स, मैं तय करता हूं कि बाजार कब बढ़ेगा कब गिरेगा, कौन लाभ कमाएगा कौन नहीं कमाएगा। यही सोचा था हर्षद मेहता ने भी। अंत कहां हुआ सभी जानते हैं, अब तो वेब सीरीज भी बन गई उसके ऊपर, तो वो भी देख लिया होगा आपने। तो बाजार से बड़ा कोई नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम, हम सभी उसके अंग हैं और रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, तभी प्रोग्रेस हो पाएगी। तो अब देखिए, दो लोग हैं यहां पर, एक अजय है दूसरे विजय हैं। अजय जो है उन्होंने 25 वर्ष की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया और विजय ने ये काम शुरू किया 40 साल की उम्र में। हो सकता है जब उनकी नौकरी लगी तब उन्हें ये चेतना आई कि भाई हमको निवेश करना चाहिए। अब मंथली अमाउंट भी आप देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पर 35 साल और 20 साल इसलिए लिया है क्योंकि 60 वर्ष सामान्यतः रिटायरमेंट की एज होती है हमारे यहाँ। तो 60 वर्ष तक अजय ने 5,000 रुपए 35 सालों, क्योंकि 25 में शुरू किया है, तो आने वाले 35 सालों तक उन्होंने हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 5,000 रुपए कहां इन्वेस्ट किए, ये नाम अभी हम नहीं बताएंगे आपको, ये आगे बताएंगे। 5,000 रुपए निवेश किए। विजय ने 20 सालों तक, क्योंकि 40 में नौकरी लगी तो 20 सालों तक 10,000 रुपए, डबल द अमाउंट, वो इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 21 लाख रुपए हुआ अजय का और 24 लाख रुपए करना पड़ा विजय को। यहां तक भी बात समझ में आती है, ठीक है। अज्यूम्ड रेट एक हम मान लेते हैं कि एवरेज इतने सालों में जो
एक औसत जो प्रत्याय की या रिटर्न की दर रही होगी वो 12% दोनों को मिली। किंतु अजय ने 60 वर्ष की अवस्था तक उस पैसे को कन्वर्ट करके उस 5,000 रुपए पर महीने को कन्वर्ट करके संपत्ति बना ली 3 करोड़ 25 लाख रुपए की। और विजय कहां तक पहुंच पाए? 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए, बमुश्किल रेंग के किसी तरह 1 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से अब आप देखो, अजय तो 5,000 लगाता था बेचारा, विजय ने तो 10,000 उसके दुगने से शुरू किया था। किंतु उसके बावजूद अजय आज विजय से बहुत ऊपर इसलिए है, बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक इसलिए है, ओनली बिकॉज ही स्टार्टेड अर्ली, बिकॉज ही वॉज द वन हु टुक द डिसीजन टू गेट इनटू द एरिना ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एन अर्ली स्टेज। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। हम नहीं कहते कि आप 5,000 रुपए निवेश करिए, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं, हो सकता है 5,000 रुपए मैनेज भी कर सकते हैं, महीने के बचा सकते हैं। नहीं 5,000 तो 2,000 करिए, तो ये 3 करोड़ के बजाय फिर भी 1.5 करोड़ पे तो हो गए। जब तक उम्र आपकी पहुंचेगी उस लायक कि आपको एक मकान बनवाना पड़े या कुछ भी अपने परिवार के लिए करना पड़े, कुछ तो ऐसा होगा आपकी जेब में। 2,500 ही लगाओ, मत 5,000 लगाओ, फिर भी 1.5 करोड़ तो कहीं नहीं गए। तो अपने आप से ये प्रण करने की आवश्यकता है कि हमको अपनी इनकम में से, अपनी डिस्पोजेबल इनकम, अपनी खर्च करने वाली आय में से कुछ पैसा हमेशा हर महीने निवेश करना ही करना है। क्योंकि एक उम्र के बाद जीवन आपका नहीं रह जाता है, आपका जीवन आपके परिवार का होता है और परिवार के लिए होता है, और यही होना भी चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, इसी के साथ हम पले बढ़े और हम इससे दूर नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए। तो एक तो ये उदाहरण से आपको मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से हम जल्दी शुरुआत करें इस क्षेत्र में, तो हमारे प्रोग्रेस करने के या आगे बढ़ने के चांसेस हमेशा हाई रहेंगे। इसके बाद बहुत संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करेंगे, सब ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट। क्या बेनिफिट्स हैं आपके पास मनी सेव करने के? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, जो मैंने अभी आपसे बात कही कि जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपके परिवार के लिए आपका जीवन है, ठीक है? तो सब कुछ उन्हीं के लिए करना है, तो इसलिए आपको अपने लव्ड वंस के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। डिजायर्ड लाइफ स्टाइल एट ओल्ड एज, ठीक है? आपने वो फिल्म देखी होगी राजेश खन्ना की, देखिए कि नहीं? कौन सी, क्या नाम है फिल्म का? अवतार, है ना? बेटे निकाल के बाहर कर देते हैं, फिर वो कैसे अपना कौशल से, अपने स्किल से कैसे फिर अपने लिए करता है। वो तो खैर फिल्म थी, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं ऐसा? तो अगर ये चाहते हो कि जो लाइफस्टाइल तुम्हारी है वही लाइफस्टाइल आपकी जीवन पर्यंत बनी रहे, बुढ़ापे में भी पैसा देने वाले व्यक्ति बनो। आज हमारे पिताजी हैं, बहुत गर्व से हमसे कहते हैं कि जिस समय मैं रिटायर होऊंगा, जितनी तुम्हारी तनख्वाह होगी उतनी मुझे पेंशन मिलेगी। तो गर्व से कहते हो, इसलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं निवेश के। तो कम से कम अपने बेटे से आप भी छाती चौड़ी करके ये कह पाए कि नहीं, हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, या नहीं है, जब तक रहोगे तुम ही मेरे डिपेंडेंट कहलाओगे, मैं तुम्हारा डिपेंडेंट कभी नहीं बनूंगा। तो उसके लिए सेविंग जरूरी है। कवर्स अनफोर्सीन एंड अनप्लान्ड एक्सपेंसेस, जो मैंने अभी आपको मेडिकल एक्सपेंस की बात बताई, अचानक से कभी भी आ सकता है। तो अगर आपने निवेश करके पैसा रखा है, अभी कुछ समय पहले मेरे पिताजी अस्पताल में एडमिट थे किन्हीं कारणवश, मुझे जब उनका बिल चुकाने की बात आई, वैसे तो वो खुद सक्षम हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, उनको नहीं बताऊंगा, मैं खुद करना चाहता हूं। तो मैंने चुपचाप डॉक्टर के पास जा, मुझे 3 दिन पहले पता चल गया मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स मौजूद थे, मैंने उसमें से कुछ शेयर बेचे और उनसे जो रिटर्न आया उसी से मैंने अस्पताल का बिल चुका दिया। मुझे अपनी आय को छूना ही नहीं पड़ा, अपनी जो एक्टिव इनकम है उसको टच ही नहीं करना पड़ा। तो ये देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है इसका। अब इससे बड़ा कोई सुख है कि आप अपने माता पिता के या किसी भी नियर एंड डियर वन जो अगर अस्पताल में भर्ती हो जाता है किसी कारणवश, तो इफ यू आर इन अ पोजीशन टू पे देयर हॉस्पिटल बिल्स, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर देम। ये सबसे अच्छा काम है जो आप उनके लिए कर सकते हैं, जीवन भर ऋणी रहेंगे आप। तो ये चीज है। अब कैसे मनी सेव कर सकते हैं, बहुत बेसिक बात आपको बता रहे हैं केवल। स्लैश अननेसेसरी स्पेंडिंग, ये ज़ारा, H&M और क्या कहते हैं बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट चेन्स खुल गए हैं, छोड़िए इन सब का मोह। ये सब कुछ नहीं रखा बर्गर पिज्जा और ये सब चीजें खाने में। घर का खाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन पैसा बचाइए।
कुछ ये सब मैंने कहा ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये कुछ समय की खुशी के लिए लंबे समय का जीवन मत बर्बाद करिए। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, हमेशा एक सेविंग करके एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक फंड तैयार रखिए। इन्वेस्ट वाइजली, इसके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं कि बुद्धि से निवेश करिए। स्टे डेट फ्री, कभी भी जीवन में कर्ज के जाल में मत फंसिएगा। एक शब्द होता है, सिर्फ कर्ज नहीं होता है, कर्ज एक जाल होता है, डेट ट्रैप इसको कहते हैं। डेट हमेशा इंट्रोड्यूस क्या करता है, आपने सहारा का नाम सुना होगा, सहारा कंपनी थी ना सुब्रत राय की। सुब्रत राय की कंपनी बंद ही इसीलिए हुई, इतना बड़ा हजारों करोड़ का एम्पायर उनका बर्बाद इसीलिए हो गया क्योंकि वो डेट ट्रैप में फंस गए। इनसे पैसा लिया, इनका कर्जा चुकाने के लिए इनसे पैसा लिया, फिर इनसे चुकाने के लिए इनसे पैसा लिया, तो इनका कर चुकाएंगे इनके पैसे से, इनका कर चुकाएंगे इनके पैसे से। यही बिजनेस मॉडल चल रहा था, कितने दिन चलेगा। तो ये चीज है कि डेट कभी भी जीवन में, हमेशा बच्चों याद रखिएगा, ये कर्ज की दुनिया जो है बहुत खराब होती है। जब तक बहुत जरूरी ना हो और जब तक आपकी आय इसको आपकी पॉकेट अलाउ ना कर रही हो, कर्ज के फेर में, कर्ज के जाल में कभी मत गिरना। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है आपका, तो एक प्लास्टिक मनी का कंसेप्ट है आजकल, एक शब्द बहुत यूज करते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, पता करिएगा इसको जाकर के, जब तक आप इसकी लिमिट के अंदर पैसा खर्च करते हैं तब तक तो सब बहुत अच्छा लगता है। एक बार कभी लिमिट से ऊपर खर्चा करके देखिए, एक बार कभी समय से पैसा, क्रेडिट कार्ड, तो वो तो क्रेडिट कार्ड पे आपको मिला हुआ पैसा क्या है, वो बैंक का एक लोन है। और जब समय से आप उसको नहीं चुका पाएंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 36% से उसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है। जब बैंक उस पर ड्यू डेट के बाद पैसा चार्ज करेगा तो जितना पैसा आपसे ड्यू है उस पर 36% इंटरेस्ट लगाएगा। तो आप जीवन भर वो पैसे को कभी पे नहीं कर पाएंगे। बैंक तो चाहता है, जिनको क्रेडिट कार्ड देता है बैंक यही चाहता है कि ये लोग समय से अपना कर्जा न चुका पाए। वो प्रमोट करता है आपको कि क्रेडिट कार्ड का और यूज करो, खूब खर्चा करो, खूब पैसा दो इससे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर 10 में से 2 आदमी भी डिफॉल्ट कर गए पैसा पे करने से, उनका काम हो गया, उनका पूरा उद्देश्य सफल हो गया क्रेडिट कार्ड जारी करने, और वो कर ही जाते हैं। तो इसलिए कर्ज की दुनिया बहुत खराब है। ऑटोमेट योर सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक करिए। ये नहीं कि हर बार हमको ये सोचना पड़ रहा है इतना पैसा निकाल के जमा कर रहे हैं, उतना पैसा निकाल के जमा कर रहे हैं, नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम करिए। अपने आप वेतन आए उसमें से वो पैसा कट करके अपने आप जहां निवेश होना है वहां चला जाए। हमको उसके लिए अननेसेसरी हेडेक लेने की आवश्यकता न हो। सेट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स, तो ये अभी तो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत पिन पॉइंटिंग अपने लिए वित्तीय गोल तय करिए, तो बड़े लोगों की बात है। और बिगिन विद अ बजट। कितने लोग हैं जो अपना बजट खुद बनाते हैं? कोई नहीं बनाता, हम खुद नहीं बनाते, बता रहे हैं आपको। लेकिन बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। जब आप अपना बजट खुद बनाते हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। लगातार बजट बनाने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये कि आप लगातार अपनी निगाह में रखते हो कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, कहां खर्च कर रहा हूं, क्यों खर्च कर रहा हूं। तो वो बहुत जरूरी है बजट के लिए। इसके बाद विशेष रूप से जो कॉलेज के हमारे विद्यार्थी हैं आपके जैसे, वो क्या कर सकते हैं सेविंग करने के लिए? इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू टेक्स्ट बुक्स, बाय यूज्ड वंस। तो नई किताबें खरीदने से अच्छा यूज की हुई किताबों पर जाइए। जो कोई पढ़ चुका है या जिसका उपयोग कहीं पर हो चुका है, उन्हीं किताबों से पढ़ने का प्रयास करें। अवॉइड इंपल्स परचेसेस, यही जो मैंने आपसे बात कही कि जो अंतरात्मा की आवाज आती है कि आज यार बर्गर खाने को बहुत दिन हो गया, पिज्जा नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया है, आज बहुत दिनों का पनीर बटर मसाला खाना है, थक गए हम घर में वही आलू मटर खा खा के। ये इंपल्स जो है ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, और इसको नियंत्रित करना जरूरी है। हम तो बुद्ध जी की धरा से आते हैं, महात्मा बुद्ध की, वहीं पे हमारा विश्वविद्यालय है जो उनकी क्रीड़ा स्थली थी। और बुद्ध जी का तो ज्ञान ही यही था कि जिसने अपने इंपल्स पे, जिसने अपनी अनियंत्रित अंतरात्मा की आवाज पर नियंत्रण कर लिया, वो बुद्ध हो गया। डू नॉट डू ग्रोसरी शॉपिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जबरदस्ती जेब में पैसा न हो तब भी ग्रोसरी, समझते नहीं, जो रोजमर्रा का हमारे घर में खाद्य पदार्थ ये सब चीजें होती हैं, तो ब्रांडेड ही चाहिए, है ना। ये हमारे घर की खुद की कहानी है। बिस्किट कौन सा चाहिए? तो वो मैक्विटीज बिस्किट का था, हमको मैक्विटीज ही चाहिए और दूसरा नहीं चलेगा कुछ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर जेब अलाउ करती है तभी उस चीज के लिए जाइए, नहीं तो कुछ समय के लिए थोड़ा सब स्टैंडर्ड सामान पे भी जीवन बिता लेंगे तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाएगी। कट ऑफ योर वाइसेस, है
है ना। तो कोई भी प्रकार के आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आवश्यक चीजें नहीं हैं आपके खर्चे के, उनको हमेशा कट ऑफ करिए। मेक योर ओन कॉफी इंस्टेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाने पीने में खर्चा करने से बजाय कॉफी बाहर जाके पीने के बजाय कॉफी घर में बना के पीजिए, क्योंकि जब आप कॉफी बाहर पीने जाते हैं तो सिर्फ कॉफी नहीं पीते, उसमें जीएसटी भी दे के आते हैं, है ना। अब कॉफी पिया एक कप 50 रुपए की, उस पर 18% CGST और SGST अलग से दे के आए। क्या मतलब है? वो पैसा बचता तो कहीं यूज होता ना। तो अपनी कॉफी खुद बनाओ। सेल व्हाट यू नो लॉन्गर यूज और नीड। जिस चीज की अब लगता है आपको आवश्यकता नहीं है, तुरंत बेचिए। हमेशा कहा जाता है डोंट बी अ ओनर, बी अ रेंटर। बड़े आदमी के आपको वो जो बड़े बड़े धनवान और पूंजीपति, उनकी बात बताऊं आपको, मुकेश अंबानी के लेवल की लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लोग ऐसे हैं, उनके नाम पे कोई मकान नहीं है, वो कभी खरीदते ही नहीं प्रॉपर्टी। वो कहते कि हम किराए पे ही ठीक है, रेंट ठीक है। हमें क्या जरूरत है अपने जीवन भर की पूंजी एकत्रित करके पूरा बड़ा सा आलीशान मकान खड़ा करने की? अरे मैं तो मर जाऊंगा जब तक मकान बनेगा, मजा तो आने वाले लेंगे। यही चीज अगर आपने सुना हो तो मल्टी मिलियनियर इन्वेस्टर, जिनके बारे में अभी कुछ समय पहले उनके बेचारे का देहावसान हो गया, राकेश झुनझुनवाला, अगर आपने नाम सुना हो, वो यही कहते थे। उन्होंने शून्य से शुरू किया था और जब मरे तो 17,000 करोड़ रुपए की उनकी कंपनी थी, रेयर एंटरप्राइज नाम की, जिसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है जगह जगह। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का काम करती थी बड़े बड़े बिजनेसेस में। उन्होंने एक एयरलाइन लॉन्च की थी, आकाशा एयरलाइन, चल रही है अभी। उसी के बाद उनकी देहावसान हो गया। वो हमेशा कहते थे कि मेरे नाम पे ना कोई मकान है ना मैं कभी बनवाऊंगा, क्योंकि मैं तो जब तक बनवाऊंगा तब तक मैं ढेर हो जाऊंगा, सारा आनंद इन लोगों को उठाना तो मैं क्यों करूं इनके लिए, ये अपना देखेंगे, अपना करेंगे। तो रेंटर बनिए, वो पैसा बचाइए निवेश करने के लिए। कैरी अ वाटर बॉटल अराउंड यू, हमेशा एक कुशन अपने इर्द गिर्द रखिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट में भी, अभी इसको बहुत डिटेल बात हो जाएगी, उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए ट्राई करिए। इंग्लिश में कहावत होती है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बास्केट गया तो सारे अंडे बिखर जाएंगे। इसीलिए जरूरी यह है कि पैसा अपना एक जगह नहीं, कई जगहों पर लगाइए, कई इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए, जिससे कि अगर एक बाजार गिरे भी तो एक इंस्ट्रूमेंट का दाम गिरे भी तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसको कॉम्पनसेट कर सके। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हेजिंग। ठीक है, तो वो भी बात होगी। फिर सेव योर स्पेयर चेंज, छोटे छोटे अमाउंट। अब हम लोग क्या करते हैं, होटल जाते हैं बड़ा दिखाने के लिए, बिल लेकर के आया 10 रुपए, बहुत शान के साथ कहते थे कीप द चेंज, है ना। वेटर से कहते कीप द चेंज। क्यों कीप द चेंज? he is already getting paid for the service that he is providing to you. Why to show this generosity? He is getting paid for it. You are doing nothing substantial for that person by paying him 10 rupees, 5 rupees or something. ये छोटे जो बूंद बूंद से सागर बनता है, यही छोटा छोटा चेंज आप जब एकत्रित करते रहेंगे तो एक दिन आपके लिए कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा बन सकता है। और कीप ट्रैक ऑफ योर स्पेंडिंग, जो मैंने बात कही कि बजट जब भी आप बनाएंगे अपने खर्चों पर लगातार निगाह रखना, नजर रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब सेविंग फॉर द फ्यूचर, तो भविष्य के लिए मैं समझ रहा हूं थोड़ी परेशानी आपको है, बस बहुत जल्दी अब कर रहे हैं। बस सेविंग फॉर द फ्यूचर, तो भविष्य के लिए अगर आप फ्यूचर करना चाहते हैं तो ये चीजें आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खोल लीजिए। छोटी छोटी, ये सब हम आपको वो बता रहे हैं जिसमें आप अपनी बहुत छोटी छोटी राशि भी अगर चाहें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए महीना जमा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको कोई भी खोल सकता है। ठीक है, अगर आप उसको खोल लेते हो तो उसमें भी आप पैसा भी जमा कर सकते हो और भविष्य में कभी इनकम हुई तो इनकम टैक्स में छूट भी ले सकते हो आप। इसके बाद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम लोग आजकल की दुनिया में कहते हैं SIP, जो कि एक जरिया है, एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आपके पास अगर महीने के 500 रुपए भी हैं तो आप वो भी लगा करके निवेश कर सकते हो। कहीं दौड़ने भागने मिलने की जरूरत नहीं है, अपने ही ऑनलाइन ऐप, चाहे वो कोई भी ऐप हो, बहुत सारे अब तो अब स्टॉक्स, ग्रो, जीरोधा, ये सब खुल गए हैं। इवन बड़ी बड़ी जो ब्रोकिंग हाउस हैं वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। तो आप एक अकाउंट खोलिए, अपने ही 500 रुपए केवल जमा करिए उसमें, बस SIP में, और आप देखिए मैजिक उसका। रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान्स, NPS और इस तरीके की चीजें। फिर उसके बाद डेट फंड्स, तो डेट फंड्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आता है। जब आप डेट फंड्स की बात करते हैं तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है।
उसके बाद लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स का मतलब वो म्यूचुअल फंड्स जिनको आप जल्दी से बेच करके पैसा वापस प्राप्त कर सकते हो उनसे। तो वो सभी चीजों को तो आप दरकिनार करिए, अभी आप फोकस करिए कि अपनी जो छोटी छोटी इनकम है उसको कम से कम पोस्ट ऑफिस में या पीपीएफ के थ्रू या एसआईपी करके म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू करिए। म्यूचुअल फंड्स की खासियत क्या है ये हम आपको बस बहुत संक्षेप में ये बता दें बस, और यही आखिरी बात है हमारी आज के लिए आपकी, कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? एक्सेस टू अ डाइवर्स। जो अभी मैंने बात बताई ना आपसे कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं, म्यूचुअल फंड आपकी इस समस्या को हल कर देता है, क्योंकि वहां पर जो भी पैसा आप लगाते हो वो आप नहीं लगाते हो, उसको मैनेज कौन कर रहा है? एक फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है उसी फील्ड का, उसका काम ही वही है करना कंपनी के बिहाफ पर। तो वो जब आपके पैसे को लगाएगा तो आपका डाइवर्सिफिकेशन अपने आप होगा। वो इक्विटी में भी पैसा लगाएगा, तो वो डेट में भी पैसा लगाएगा, तो वो अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप होगा। पोर्टफोलियो क्रिएशन बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम, ये वही बात होगी जो फंड मैनेजर की मैंने बात बताई आपको। नॉट हैविंग टू इन्वेस्ट योर ओन टाइम टू डू रिसर्च। अब आपको कोई शोध करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप पढ़िए, आपका काम पढ़ना है, पूरी तरीके से शेयर मार्केट में नहीं कूद पड़ना है। तो म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाओगे तो आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए वो काम आपका फंड मैनेजर करेगा। नॉट हैविंग टू स्पेंड टाइम इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग एक्टिविटी, लेखा जोखा रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक क्लिक करिए ऑनलाइन, सब स्टेटमेंट खुल करके आ जाएगा कि किस महीने में कितना एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम का, कितना पैसा आपने लगाया है, कितना आपने पाया है, वो सब आपके पास आ जाएगा। आपको रिकॉर्ड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एंजॉइंग टैक्स बेनिफिट्स, तो भविष्य में कभी जब नौकरी भी लग जाएगी तो उसी स्कीम, उसी म्यूचुअल फंड का प्रयोग करके आप टैक्स में भी रिलीफ पा सकते हो सेक्शन 80C के अंदर। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास रास्ते हैं। तो मैं आपसे बस अंत में यही गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं यहां पर कि जो भी छोटी मोटी आय आपकी है, आज से निवेश करना शुरू करिए, ये प्रण करिए। अभी मेरी बात सुन के नहीं, थोड़ा सा अपनी रिसर्च भी करिए जाकर के, और पढ़िए, जानिए इसको। ये इतना आसान नहीं है लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। पढ़िए, जानिए, अच्छी स्कीम्स में वैसा पैसा लगाइए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और फंड मैनेजर को काम करने दीजिए आपके फंड की वृद्धि कराने में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।